Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन लोपेज बैक अगेन. स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री चैप्टर है पेजेंट्स जमींदार्स एंड द स्टेट. थीम 8 इसे कहा गया है. आज जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं दैट इज टॉपिक नंबर 7, द फ्लो ऑफ सिल्वर. अब दोस्तों हम एक चीज जानते हैं कि मुगल सल्तनत में इनके एक्सपांसेस अगर देखे जाएं तो बहुत विशाल थे और इन लोगों ने 16th और 17th सेंचुरी में काफी बड़े बड़े एम्पायर्स के बीच में अपनी एक जगह बनाई थी. कुछ बड़े एम्पायर्स जिनका हम नाम ले सकते हैं यहाँ वो है मिंग डायनेस्टी चाइना की, सफविड्स ईरान के, एंड द ऑटोमन्स जो कि टर्किश लोग थे. अब ये सारे एम्पायर्स पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काफी स्टेबल सिचुएशन में थे. तो इन एम्पायर्स की प्रेजेंस के कारण कुछ ऐसे ट्रेड रूट्स बने जो कि चाइनीज सब कॉन्टिनेंट से लेके मेडिटेरेनियन शोर लाइन तक फैले हुए थे और नए वॉयजेस भी मतलब किए जा रहे थे. तो इस कारण से जो एशिया का मार्केट था, जो ट्रेड मार्केट स्पेशली इंडिया का, वो डायरेक्टली यूरोप, अफ्रीका, इन सारे कॉन्टिनेंट्स तक पहुंच पा रहा था. अब इसका ये मतलब हुआ कि इंडिया का जो ट्रेड है, जो मटेरियल है, वो ग्लोबल मार्केट में धीरे धीरे जाने लगा. अब धीरे धीरे अगर वो ग्लोबल मार्केट में जाने लगा तो करेंसी जो हम कहते हैं फॉरेन करेंसी वो भी आने लगी इंडिया. यूजुअली उस समय सिल्वर बुलियन ज्यादा चल रहा था और इंडियन मार्केट के बदले सिल्वर कॉइन्स हमें ज्यादा मिल रहे थे. अब दुनिया का एक लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्वर लगातार इंडिया आने लगा. और ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं अच्छा भी था दोस्तों, क्योंकि अगर हम 16-17 सेंचुरी के देश की बात करते हैं तो उस वक्त इंडिया में सिल्वर एज अ रिसोर्स बहुतायत में नहीं मिलता था. सो दिस actually period of 16th to 18th century is marked as a very remarkable stable period which brought silver रुपया. अब जब ये चीजें होने लगी, जब ज्यादा सिल्वर आने लगा तो उस वक्त सिल्वर कॉइन्स की इंडियन प्रिंटिंग, इंडियन सिल्वर कॉइन्स की मिंटिंग जिसे हम कह सकते हैं वो भी चालू हो गई थी. और मुगल स्टेट ने अब शुरू कर दिया था सिल्वर एज अ कॉइन को सर्कुलेशन में डालना और एज टैक्सेस एंड रेवेन्यू कलेक्ट भी करना. एक इटालियन ट्रैवलर है जोवानी खरेरी, जो इंडिया में लगभग कॉमन एरा 1690 के टाइम पास आउट होते हैं. उन्होंने बताया कि सिल्वर पूरी दुनिया में कहीं भी घूमे पहुंचता इंडिया जरूर है. इससे हमें यह पता चल जाता है कि 17th सेंचुरी के भारत के ट्रेड रिलेशंस, रेवेन्यू सिस्टम्स काफी हद तक हर जगह होके इंडिया में अपनी जगह पाता था. अगर हम एक एक्सक्रिप्ट देखें यहाँ पे जोवनी करेरी का, वो बताते हैं कि इस एम्पायर का वेल्थ जो कि सिल्वर है वो पूरी दुनिया में ट्रैवल होके कहीं ना कहीं से भारत आके ही टिकेगा. सबको एक चीज बहुत अच्छे से पता थी कि सिल्वर गोल्ड ज्यादातर अमेरिका से निकल के आ रहा है, वहां से यूरोप जाता है. Because this was the time when like American European travelers had been going ahead and excavating and utilizing the resources of American natives. A new land
की जगह के रूप में अमेरिका को देखा जा रहा था, और वहां से जब ये मेटल ट्रैवल होते थे, प्रेशियस मेटल गोल्ड एंड सिल्वर, तो ये यूरोपियन मार्केट पहुंचते थे, वहां पे कॉइन बनते थे। वहां से टर्की, टर्की से पर्शिया, फिर सिल्क रूट से होते होते इंडिया, कभी कॉफी, कभी हेमन जैसे ओमान, अरेबिया, और ये सब जगह होते होते ये लोग इंडियन कॉमोडिटी के परचेसेस के बदले आके इंडिया में रुकते थे। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो म्यांमार, सयाम, सेलोन, मालदीव्स, ये सब कंट्रीज जो थी, यहां से भी कुछ भी सामान अगर परचेज किया जा रहा है और उसका रीच देखें तो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं इंडिया आता था। So this actually shows that Indian market had a very strong hold in the global in the global trade and commerce section. This was the probable reason that great travelers also remarkably said कि कहीं ना कहीं ये जो सिल्वर और गोल्ड है वो इंडिया ही आके अपनी फाइनल प्लेस हासिल करते हैं। आशा करता हूं अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिएगा। This is Kevin Lopez signing off. Thank you very much. Take care.